नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झुरनिया, कोरबा और भोपाल की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे झुरनिया की, जहां मंडी में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, किसान भाइयों सावधान। भीकन गांव के झुरनिया मंडी में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। यहां एक फुटकर व्यापारी इलेक्ट्रिक तोल कांटे को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। हद तो तब हो गई जब इस फुटकर व्यापारी ने किसान की 9 क्विंटल कपास को एक बटन दबाकर 6 क्विंटल बना दिया। शक होने पर किसान ने जब जांच की तो फुटकर व्यापारी का भांडा फूट गया। क्या है पूरा मामला, आपको दिखा दे इस रिपोर्ट के माध्यम से। सामने मॉनिटर पे 79 किलो 90 ग्राम वजन आ रहा है। अब मेरे पास ये रिमोट है जो इनकी जेब में रहता है। ये हर कांटे पे जब खुलता है तो ये इनके जेब को यूं दबाते हैं, उससे क्या होता है देखो, ये 79 किलो 95 ग्राम है। ये मैंने बटन दबाई 71 किलो, सीधा 8 से 9 किलो वजन। 2 मिनट आप यही खड़े रहो, 2 मिनट खड़े रहो। अब मैं इसको वापस इसको जीरो कर रहा हूँ, ये वापस 80 किलो हो गया। अब इनके पुत्र को भी चढ़ाता हूँ मैं। चढ़ो भाई, तुम भी चढ़ो। ये दोनों पिता पुत्र चढ़ गए। वजन आ रहा है आपके सामने 1.5 कुंटल। अब मैं इसको रिमोट दबाऊंगा, सीधा 1 कुंटल 33 किलो, 17 किलो वजन कम। ये ऐसा हर धारण पे करते कपास तोले। हमारे देश में लोग विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करे या ना करे, लेकिन फर्जीवाड़े में नित नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। भीकन गांव मंडी का ये इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा इसका ताजा नमूना है। व्यापारी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए तोल कांटे में ऐसी जुगाड़ बिठाई कि किसानों के होश ही उड़ गए। ये 2 मिनट वीडियो बनाओ, सब बनाओ। हाँ। ये ग्राम सिवना है। ग्राम सिवना में इनन खेड़ा के 2 व्यापारी भाई पिता पुत्र दोनों हैं। ये दोनों विगत 3-4 साल से कपास खरीद रहे हैं सिवना में और अनाज खरीद रहे हैं। ये लोग किसानों के साथ कितना फरेब करते हैं ये हम आपको आज लाइव दिखा रहे हैं। ये थाने की टीम और मंडी की टीम हमारे सामने आई हुई है। मंडी से सर आए हुए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। चल भाई, सबसे पहले तू जीरो करके बता। इसको जीरो कर। भैया हमने कपास दिया था चाचा पे विश्वास करके, तो उनने हमारा कपास खरीदा, तो उसमें कपास हमने तोल के रखा था 9 कुंटल और ये इनके कांटा लाए थे और जिस पे बैठा कपास 6 कुंटल। तो हमको थोड़ा शक हुआ, तो फिर हमने ये अंकल का भी वो भाई ने कपास खरीदा, तो फिर हम उनके घर देखने गए तो वो भाई के खींचे में रिमोट रखा हुआ था और वो बार बार बटन दबा रहा था। फिर उस कारण हमने वो रिमोट निकाला तो कांटे में मिस्टेक निकली और इस लिए हम थाने आए। कितना कपास था तुम्हारा? 9 कुंटल। तो कितना निकला फिर उसमें? 6 कुंटल। ये है मंडी के हाल, जहां व्यापारी रिमोट से तोल कांटे को ऐसा कंट्रोल करते हैं कि 9 क्विंटल कपास 6 क्विंटल हो जाता है। शिवना गांव के किसान शोभा राम यादव, जिन्हें फुटकर व्यापारी याकूब मस्जिद और उसके बेटे सलमान मस्जिद ने मिलकर कपास के वजन में हेरफेर करने की कोशिश की, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जानकारी मिली थी तहसीलदार साहब के द्वारा, बताया गया था मुझे कि शिवना में कुछ व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक कुछ कांटे में अल्ट्रेशन करके कपास तोला गया है। अभी यहाँ थाना झुरनिया में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर कांटे पर चेक किया है। कांटे पर अलग अलग वजन रखने पर देखा गया कि रिमोट से उसमें वजन में अंतर लाया जा रहा है। जो शिकायत सही पाई गई है, इसमें नापतोल विभाग की जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो जारी है। तो किसान भाइयों हो जाओ सावधान, जांचो परखो, किसी के झांसे में ना आओ और गड़बड़ी लगे तो सीधा पुलिस को फोन लगाओ।
तो देखा आपने झुरनिया मंडी में जो है किस तरीके से तौल में गड़बड़ी कर रिमोट कंट्रोल से पूरे तौल को जो है कंट्रोल किया जाता था और ज्यादा क्विंटल को कैसे कम क्विंटल में तब्दील कर दिया जाता था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मंगलेश पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंगलेश, बात की जाए झुरनिया मंडी में गजब का कारनामा एक व्यापारी का सामने आया है, जहां पर व्यापारी किसानों की तौल को रिमोट कंट्रोल से कम कर देता था और कहीं ना कहीं किसानों को चपत लगाता था। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी कपिल, मैं आपको बता देता हूं कि ये झिरनिया के ग्राम शिवना की घटना है, जहां शोभाराम यादव ने पिता पुत्र आरोपी याकूब सलमान को 9 क्विंटल माल बेचा था। जब सुलई हुई तो 6 क्विंटल माल कांटे पर चढ़ा हुआ मिला, जिसकी शिकायत उन्होंने झिरनिया थाने पर की और दोनों आरोपी पिता पुत्र को थाने पर गिरफ्तार करवा और वीडियो बनाकर इसकी जानकारी मंडी अधिकारी और लाभतोल विभाग को दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब जो है पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? अब चूंकि मामला उजागर हो गया है, फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है? अभी दोनों पिता पुत्र पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और ना ही नापतोल विभाग द्वारा ना ही मंडी द्वारा इन पर दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की गई है, बल्कि इस क्षेत्र में मंडी प्रशासन और नापतोल विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करता और बिना लाइसेंस से खरीद रहे व्यापारी जो कि पूरे क्षेत्र में धूम मचा रखे हैं और माल खरीदते हैं और ना ही इनके पास लाइसेंस है इस क्षेत्र में। क्या मंगलेश, इससे पहले भी वो कई किसानों को चपत लगा चुका है, तौल में कम करके घाटे का सौदा किया है इस व्यापारी ने। क्या उसकी भी जांच की जाएगी कि अब तक इसने कितने किसानों से कितना माल खरीदा है और कितने की चपत उन किसानों को लगाई है? क्या उसका भुगतान, उसका हर्जाना भी ये व्यापारी से वसूल किया जाएगा? अभी तो जब हमारी नापतोल विभाग के अधिकारियों से बात हुई है जिले लेवल पर, तो उन्होंने अभी किसी प्रकार की इन पर कोई कार्रवाई करने का अभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने हमारी कार्रवाई लिखा पढ़ी कर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जो भी कार्रवाई होगी ये ऊपर से कार्रवाई की जाएगी। जी कपिल, तो इस पूरे मामले को लेकर नापतौल विभाग ने तो कार्रवाई कर दिया, आपने कहा जिस तरीके से लिखा पढ़ी करके उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को वो प्रेषित कर दिया है, लेकिन अब तक प्रशासनिक अधिकारी का, एसडीएम, तहसीलदार या कलेक्टर का कोई बयान इस मामले में सामने आया है? अभी तक ना ही एसडीएम महोदय का बयान आया है, ना ही कलेक्टर महोदय का इस विषय को लेकर बयान आया है, बल्कि इस क्षेत्र का किसान हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करता है। इससे पूर्व भी तमन्ना ट्रेडर्स के फर्म पर भी 2-3 बार इस प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है। उन पर भी किसी प्रकार उन्होंने उनकी शिकायत हुई थी, उस पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि इस क्षेत्र में खुले रूप से व्यापारियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है मंडी प्रशासन की तरफ से। चलिए मंगलेश, अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है व्यापारियों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी और इस जो व्यापारी जिसका फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है उस पर किस तरह की जो है कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे आला अधिकारी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मंगलेश। तो आप देख सकते हैं देश में भले ही आविष्कार के क्षेत्र में नए आयाम देश रचे या नरचे, व्यापारी रचे या नरचे, लोग रचे या नरचे, लेकिन फर्जीवाड़े और गलत काम में नए आविष्कार दिन प्रतिदिन जो है नए नए सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है भीकन गांव की झुरनिया से सामने आया है, जहां पर व्यापारी अब देख सकते हैं कि किस तरीके से कांटे में जो है मैकेनिक गिरी करके उसमें करामाती दिखाते हुए, करिश्माई चमत्कार दिखाते हुए रिमोट कंट्रोल से मैनेज किया जा रहा था और तौल को कम दिखाया जा रहा था। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां जिले में अवैध खनन का काम लगातार जारी है, वहीं प्रशासन पूरे मामले में मौन है। जी हां, बेखौफ रेत माफिया। कोरबा जिले में अवैध रेत खनन करना आम बात हो गई है। खनिज विभाग की उदासीनता के चलते जिले में रेत माफिया सक्रिय हो गए हैं। जिले में अवैध रूप से रेत परिवहन और भंडारण का काम जोरों पर चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कटघोरा निवासी अभय गर्ग ने भंडारण का कार्य किया है। 10 से 15 दिनों में हजारों टन रेत का पहाड़ बना दिया है और प्रशासन कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। बता दें कि जिले में अहिरान नदी से लगातार रेत का खनन कर भंडारण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में सामने नहीं आई है कि माफिया पर शिकंजा कसा जा सके। अभी खड़े हैं हम ग्राम झिंझरा में, जहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पीछे बालू का पूरा स्टॉक बना हुआ है और फॉरेस्ट विभाग से माइनिंग विभाग से हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन माइनिंग विभाग का अधिकारी से फोन में बात नहीं हो पाई। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं
कि बालू का स्टॉक किस कदर से यहाँ पे बना हुआ है। अवैध रूप से भंडारण बताया जा रहा है कि कटघोरा निवासी किसी अभय गर्ग का बताया जा रहा है यहाँ पे। और जो किसान है, किसानों से सिर्फ 1 से 2 ट्रिप बालू गिराने की बात करके यहाँ पे बात उनके द्वारा किया गया था। जो उनका जो लेबर है, मजदूर है, उनका बजरंग जो है, इन किसानों से बात करके यहाँ पे बालू का जो यहाँ पे स्टॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे राजस्व के नुकसान कर रहा है। खनिज विभाग को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। अभय गर्ग के द्वारा जो है ये रेत की जो चोरी है यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे किसान, हम किसान से बात करेंगे। का नाम है गौटिया? मनोहर सिंह। ये जमीन में आप मन के बालू गिराला कोने कही? और बालू गिराला तो लेबर मन के ही हो पूछिन तो हम हो इसका जो बालू गिरा ही के हम नहीं जानत रहन। लेबर मन का बोली ना अपन ला? हाँ, लेबर मन कहीं बालू तुहार जमीन में खाली करवो कहीं तो हो कहन हो। ये बालू ला का बोल के गिरवा है आप मन कर? अब 1-2 ट्रैक्टर गिराबो कहीं तो हम दे दे हैं हम बालू ला। कोने गिरवा है, कोने बात करी आप मन कर? बजरंग घर के बात लेबर मन काकर बालू होई है? अब अभे के ये कहाँ रहते अभय गर्ग? कटघोरा। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि किसानों को भी बरगला करके जो है तो 1-2 ट्रिप बालू की बात करके यहाँ पे उनकी जमीन पे पूरा बालू का पहाड़ बना दिया है। निश्चित तौर पे ये रॉयल्टी की चोरी के नियत से यहाँ पे इतना सारा बालू जो है डंप करके रखा हुआ है और नियत कहीं खपाएगा भी है। निश्चित तौर पे खनिज विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाने में अभय गर्ग जो है लगा हुआ है। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा। अभी और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्र कुमार श्रीवास लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, बात की जाए कोरबा में अवैध रेत खनन और अवैध रेत का भंडारण चरम पर है। तस्वीरें आपने दिखाई हैं, ग्राउंड जीरो से हमने तस्वीरें भी देखी हैं। अभय गर्ग नाम के युवक ने जो है यहाँ पर कई ट्रक जो रेत है उसका डंप कर रखा है, अवैध तरीके से डंप किया गया है। अब खबर दिखाए जाने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का क्या कुछ रवैया सामने आया है? कपिल, मैं बताना चाहूंगा कि खनिज विभाग के अधिकारियों से हमने जब संपर्क किया तो उनका कहना, खबर दिखाए जाने के बाद तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि आप हमें बताइए कि कहाँ पे स्टॉक है, हमने जगह नहीं देखा है और हमें आप बताइए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये भी कह सकते हैं कपिल जी कि अभय गर्ग जो है उनके 2-3 ठो अलग से रॉयल्टी के माध्यम से खदानें संचालित है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम जेंजरा में पूरा रेत का पहाड़ बना देना ये समझ से परे है। क्या जिला प्रशासन की अगर बात है, जिला प्रशासन को भी, कलेक्टर साहब को भी हमने मौके से फोटो और वीडियो दोनों शेयर किया था कि सर यहाँ पे ग्राम जेंजरा में अवैध रूप से रेत का भंडारण किया गया है, यहाँ से अहिरन नदी से रेत निकाला जा रहा है और यहाँ पे भंडारण किया जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और निश्चित तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि अभय गर्ग जो है उनका 2-3 बांगों में भी उनका खदान है और आपका लखनपुर में भी खदान है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की चोरी करना, रॉयल्टी खनिज विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाना उसके लिए एक आम बात हो गई है। जी कपिल। लेकिन चंद्र कुमार, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो खनिज विभाग के अधिकारियों ने आपसे जवाब दिया है आपको, क्या आप मुझे बताइए कहाँ डंप की है, जगह बताइए, एड्रेस बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। कहना साहब, अगर ये कार्रवाई हमें करना होती तो हम तो कब की कर देते। ये जिम्मेदारी आपकी, आप लाखों की जो तनख्वाह ले रहे हैं वो किस बात की ले रहे हैं? ये जिम्मेदारी आपकी है ना कि कहाँ पर अवैध खनन, उत्खनन, परिवहन और डंपिंग हो रही है। जी कपिल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के जिला खनिज के जो अधिकारी हैं उनको अपने चेंबर से फुर्सत नहीं है निकलने के लिए, क्योंकि उनकी भी सारी चीजों में सेटिंग नजर आती है, बोलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करना। हालांकि पिछले समय हमने बोल कर बालको के ब्लीचिंग प्लांट पे कार्रवाई करने के लिए जो दबाव बनाया, तब कहीं जाकर वहां पे 40 से 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अभी तक और भी कोरबा जिला में ऐसे भी रेत घाट है जहां से अवैध रूप से संचालित है और रोजाना शहर के बीचों बीच इन ट्रैक्टर के माध्यम से हो, चाहे 4 पहिया 6 पहिया ट्रकों के माध्यम से हो, रोजाना जिलों के शहर के अंदर से अवैध परिवहन निरंतर रूप से जारी है। लेकिन जिला प्रशासन, जिला खनिज अधिकारी के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर पुलिस प्रशासन की भी बात करें तो जिला पुलिस अधीक्षक का एक ही कहना है कि माइनिंग विभाग जो है रेत के लिए वो माइनिंग विभाग बनी हुई है, माइनिंग विभाग कार्रवाई करेगी, पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई नहीं करेगी। ये पुलिस अधीक्षक का कहना है।
जी कपिल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब जिम्मेदार अधिकारी है, इस पूरे डंपिंग, इस अवैध रेत की उत्खनन में मिली भगत है, तो आखिर फिर कार्रवाई कौन करेगा? है कहावत है ना कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद चंद्र कुमार इस पूरे डंपिंग पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां साइबर ठग हर दिन लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। जी हां, साइबर फ्रॉड बड़ा खतरा। जी हां, तेजी से डेवलप होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण लोगों के इस पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ इससे जुड़ी आपराधिक वारदातें भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। साइबर क्राइम आज के समय में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है और बीते कुछ सालों में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से ये रिपोर्ट। देश में का आतंक साइबर ठग पुलिस से एक कदम आगे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की ठगी मध्य प्रदेश में हो रही है। अलग अलग राज्यों में बैठे साइबर ठग अलग अलग राज्यों में मासूम लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि साइबर पुलिस की तरफ से कई एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। देश भर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में ₹2 का चूना लगा रहे हैं। साइबर फ्रॉड कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा इस बात से ठगी गई रकम 10 गुना बढ़ गई है। भोपाल में 2021 में जहां करीब 4 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। साथ ही इस तरह के स्कैम से सतर्क रहने के लिए देशवासियों को आगाह भी किया है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है। ठग पुलिस, सीबीआई, नार्कोटिक्स, आरबीआई, दिल्ली या मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर बात करते हैं। व्हाट्सएप या स्काइप कॉल पर जब कनेक्ट करते हैं तो आपको फर्जी अधिकारी एकदम असली से लगते हैं। वो लोग पीड़ित को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि वो पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजों की खरीदी की गई है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। कई बार ये भी दावा किया जाता है कि वो कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीजें हैं। इसके बाद वो वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने या मैसेज करने और मिलने की इजाजत नहीं होती और जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए और समाज में बदनामी ना हो इस डर से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांस तरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। इस दौरान वो लोगों से वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए भी कहते हैं और इसी बीच केस को खत्म करने के लिए पैसे भी ट्रांसफर करवाते रहते हैं। पूरे देश में साइबर ठगों का आतंक है और ये साइबर ठग पुलिस से एक कदम आगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पुलिस अधीक्षक वैभव श्रीवास्तव जी हैं। सर,
बड़ी चुनौती है इनको पकड़ना भी और ऐसे ठगी के मामलों को रोकना भी, क्योंकि हज़ारों एडवाइजरी जारी हो चुकी हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई भी ऐसा इनका नहीं दिख रहा है। रोज़ लाखों रुपए की ठगी मध्य प्रदेश में हो रही है। ट्रेंडिंग तरीका क्या है सर साइबर ठगों का? देखिए, ट्रेंडिंग तरीके कई सारे हैं, चाहे आपका OTP लेना हो, चाहे आपको UPI फ्रॉड करना हो, आप OLX पे अपने आप को आर्मी का या CRPF का या कोई और यूनिफॉर्म सर्विसेज का व्यक्ति बता के आपसे पैसे लेने हो, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेने हो, टास्क फ्रॉड करना हो टेलीग्राम पे, या हाल फिलहाल जो दिखने में आ रहा है डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हो, ये सारे साइबर अपराधियों के ट्रेंडिंग तरीके हैं। अभी आपने कार्रवाई करी थी डिजिटल अरेस्ट को लेकर, लाइव जो वहाँ पर जाके एक आदमी को छुड़वाया था, वहाँ पर किस तरह कॉल आया था आपके पास और वो किस तरह अरेस्ट हुए थे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया? हमारे ADG श्री योगेश देशमुख जी के पास इस बात की सूचना आई थी कि मध्य प्रदेश में भोपाल में एक ऐसे परिवार को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और डिजिटल अरेस्ट किया गया है लगभग। तो उनके निर्देश पे DIG यूसुफ कुरैशी साहब ने एक टीम को रवाना किया और उस टीम ने सक्सेसफुली उस व्यक्ति को बचाया। कितना ठगी हो चुकी थी या कुछ पैसे मांगे गए थे, कितने घंटे उनका? वो करीब 4-5 घंटे बंद रहे और बाकी अभी विवेचना का विषय है, तो बाद में इस बारे में बताया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर साइबर ठग एक्टिव हैं, या भोपाल में लोकेशन या अकाउंट खोलकर दूसरे राज्यों में बैठकर ठगी करते हैं? मध्य प्रदेश में अभी तक हमारे अनुभव के हिसाब से इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप से साइबर अपराध करने की बात सामने नहीं आई है। एक चीज़ ज़रूर देखने में आ रही है कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ आते हैं, नौकरी के डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और अपना अकाउंट खोलते हैं और फिर बाहर जाके ठगी करते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड रूप से साइबर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पकड़ना किस तरह की चुनौती को दूसरे राज्यों में पुलिस जाती है, कोई चुनौती इनको पकड़ने? साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक चुनौती होती है जो साइबर अपराध एनोनिमस तरीके से किए जाते हैं कि उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि चूंकि अन्य राज्यों से, कई सारे राज्यों से संबंधित होते हैं, तो टीम को बहुत बार मध्य प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। और हमारा जो डेटा, हमारा जो अनुभव ये कहता है कि जितने फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसके लिए आमतौर पे मध्य प्रदेश से बाहर के एक्यूज जिम्मेदार होते हैं। तो उसके लिए हमारी टीम को जाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, कई बार एक ही केस में कई अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये सारे इसमें चैलेंजेस आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड जीजी हुए, या अभी हाल ही का मामला है मंत्री जी के बेटे को जो है ठगी का शिकार किया, मतलब ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या लोगों को किस तरह अपने झांसे में लेते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले आना कहीं ना कहीं कमी इन मामलों में नहीं? साइबर अपराध में पढ़े लिखे होने से या नहीं होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जागरूकता से फर्क ज़रूर पड़ता है। तो जो जितना जागरूक है उतना ज़्यादा वो साइबर अपराधों से सुरक्षित है। और हम स्टेट साइबर में जैसे 3 शब्दों पे हमेशा फोकस करने को कहते हैं कि कोई भी मैसेज, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी ईमेल अगर आपको डरा रहा है, ललचा रहा है, धमका रहा है, तो फिर आप साइबर अपराध की श्रेणी में फंसने वाले हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो अगर आपसे फ़ोन करते हुए कोई आपको अचानक से डराता है तो जाहिर सी बात है कि आप अगर जानते होंगे तो भी कई बार आप उसको एज अ ह्यूमन रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके झांसे में फंस जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है आपसे, आपके माध्यम से सभी लोगों से, कि कोई भी मैसेज जो आपको डराए, ललचाए या आलस करवाए, उस मैसेज को ध्यान नहीं दें, शांत दिमाग से सोचें, मन ठंडा रखें और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। राजधानी भोपाल में एक व्यापारी अपनी सूझबूझ से ठगी का शिकार होने से बच गया। दरअसल साइबर ठगों ने उसे डिजिटल अरेस्ट किया था। इस दौरान किसी तरह व्यापारी ने स्टेट साइबर को इस बारे में सूचना दे दी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक्शन लिया और मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही ठगों की सट्टी पिट्टी गुम हो गई। भोपाल में 4 दिन के अंदर डिजिटल हाउस अरेस्ट की दूसरी घटना सामने आई है। साइबर क्रिमिनल्स ने टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर को 6 घंटे तक उनके ही घर में डिजिटली कैद रखा। उन्हें डराया और धमकाकर एक कैमरे में निगरानी में रखा गया। क्राइम ब्रांच ने उन्हें और उनके परिवार को घर से बाहर निकाला। इंजीनियर और उनका परिवार इस कदर घबराया हुआ था कि साइबर क्रिमिनल्स का वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वो घर से बाहर नहीं निकले। ठगों ने उनसे 24 घंटे उनकी निगरानी में रहने के लिए कहा था। उनके मोबाइल पर किसका कॉल आ रहा था, ठगों को इसका तक पता चल रहा था। इस वजह से वो किसी का कॉल उठा भी नहीं पा रहे थे। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरे साथ करीब शाम के 6:30 बजे से फर्जी कॉल आ रहे थे, जिस पे मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपके नंबर से ये फर्जी नंबर चल रहा है आपके आधार कार्ड से, जिससे आपका उसमें मिसयूज हो रहा है मोबाइल नंबर का, इसमें आपको जेल भी हो सकती है और आपको 3.5 लाख रुपये जुर्माना के तौर पर भरना पड़ेगा।
तो इससे मैं बहुत घबरा गया था। फिर जब सुबह मैंने पुलिस को सूचना दी तो सर लोग आए हैं, उन्होंने उनको मतलब सारी चीज़ें क्लियर की और मेरे को सांत्वना दी है, और जिससे मैं अभी ठीक हूँ और सर का मैं दिल से। एमपी में रोजाना करोड़ों रुपए की ठगी, भोपाल में करीब 20 लाख की रोज हो रही ठगी, साइबर ठग दूसरे राज्यों में बैठकर कर रहे ठगी, डिजिटल अरेस्ट करके मासूम लोगों को लगा रहे चूना, पुलिस एडवाइजरी का नहीं दिख रहा कोई असर। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब करोड़ों रुपए की ठगी रोज मध्य प्रदेश में हो रही है। ये हम नहीं, खुद साइबर पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि साइबर पुलिस के लिए शातिर ठग इन दिनों सरदर्द बने हुए हैं। भोपाल में भी एक व्यापारी साइबर ठगी का शिकार होते होते बचा। अधिकारियों की माने तो इन अपराधियों को पकड़ना काफी मशक्कत का काम है। दूसरे राज्यों में होने के कारण पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ये अपराधी और बेखौफ होकर पूरे देश में आतंक मचाए हुए हैं। हमें सूचना मिली थी कि बजरिया के पास रहने वाले प्रमोद कुमार हैं, जो वोडा आइडिया में काम करते हैं, उसको कुछ फर्जी पुलिस बन के कॉल किया जा रहा है। कल 6 घंटे उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आज भी उनके पास कॉल आया, तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुँची, उनसे बात की, उनको इस संबंध में समझाया और हम लोगों ने बाकी जो नंबर है उनकी इंक्वायरी प्रारंभ कर दी है। उनको राउंड अप करने के लिए हमने टीमें तैयार करके भेजना शुरू कर दिया है और करीब इनको 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम के रेस्क्यू के बाद पीड़ित को पूरा कॉन्फिडेंस में लिया है और पीड़ित सदमे से उबर कर भरोसे में हमारे, और आगे इस मामले में हम लोग कार्रवाई कर उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो ये रेस्क्यू है, संभवतः दुनिया और भारत में पहला केस है जिसमें लाइव किसी को रेस्क्यू किया गया डिजिटली अरेस्ट का। आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री जी भी इसके संबंध में लगातार चिंतित रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आना हम सभी के लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है, हम सभी मध्य प्रदेश पुलिस का, और हमें दुगना तिगना और मेहनत करने की मंशा हमारे सब में पैदा होती है। तो और उनके द्वारा साइबर क्राइम के संबंध में अपनी चिंताएं पहले भी व्यक्त की गई हैं। उनका कहना है कि जनता को राहत करने के लिए आप एक कार्य योजना बनाइए, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को जागरूक भी करिए और आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो कार्य योजना तैयार करके सीएम साहब ने मांगा है, उन सब की हम तैयारी कर रहे हैं और यथासंभव बहुत जल्दी ही इसमें और संसाधनों में इम्प्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है। 2 तरीके से ही साइबर क्राइम हैंडल हो सकता है, चूँकि हम सभी डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ बैंकिंग सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में डिजिटल उपयोग, ऑनलाइन हमारी जो प्रेजेंस है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको खुद को भी जानना पड़ेगा। उसके लिए अवेयरनेस और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी पुलिस अधिकारी, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर, कभी कस्टम विभाग का अधिकारी, ये साइबर ठग इस तरह से मुखौटा ओढ़कर वीडियो कॉल और मैसेजेस के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में आम लोगों का जागरूक और सतर्क रहना जरूरी है। इन शातिर ठगों को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल का काम है, चाहे वो स्टेट साइबर पुलिस हो या जिला साइबर पुलिस हो। अधिकारियों को कहना है ये मध्य प्रदेश में अपना अकाउंट तो खुलवाएंगे, लेकिन दूसरे राज्य में बैठकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि ओटीपी के माध्यम से, सामूहिक दुष्कर्म के माध्यम से या डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो है ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और करोड़ों रुपए की ठगी सिर्फ मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कैमरामैन रेहान के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी, भोपाल। फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।